जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वासन अंकल, कैन आई स्टार्ट? Yes, aunty, please go ahead. ओके, शुक्राना गुरु जी। महाराज, बहुत बहुत प्रणाम। आपको प्रणाम और आपकी संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम। आज आपने हम सबको मिलाया है। आपने इस प्लेटफॉर्म पे गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे सबको मिलाया है। इसका बहुत ही नोबल पर्पस है कि हम सब जो पुरानी संगत, वैसे पुरानी संगत और नई संगत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिन्होंने गुरु जी से रूबरू हुए हैं, जिन्होंने गुरु जी को फिजिकली चोले में देखा है, स्पर्श किया है, उनसे बात की है, अगर वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं तो जो संगत बाद में जुड़ती है इस जन्म में, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाती है, उनकी फेथ बढ़ती है, वो गुरु जी को थोड़ा ज्यादा जानने लगते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और इसलिए अगर हमें कोई मौका मिलता है इसमें कुछ अपना योगदान देने में, तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्य समझते हैं, ये गुरु जी की सेवा समझते हैं। आज हमारे सामने पूनम टंडन आंटी आके अपने एक्सपीरियंस बताएगी। पूनम टंडन बॉम्बे में रहती है और इसलिए उसको फिजिकल फॉर्म में गुरु जी के पास इतने ज्यादा चांस नहीं मिले जितने हम लोगों को मिले दिल्ली रह के। लेकिन गुरु जी ने उसको उसकी कमी पूरी कर दी, बार बार उसको बुला लेते थे। इनफैक्ट उसको पहला दर्शन गुरु जी ने बॉम्बे में ही दिया और उसको कहा मेरी कुटिया में आ जा। तो गुरु जी ने उसको अपनी कुटिया में बुलाया, जो कि हम दिल्ली रहते भी बड़े मंदिर की कुटिया में दर्शन नहीं कर पाए। मैं अपना बताऊं, मैं 1995 से इस इस जन्म में, पहले तो कई जन्मों से गुरु जी के हम शरण में हैं, गुरु जी ने हमको अपने चरणों में रखा हुआ है, लेकिन इस जन्म में मैं 1995 से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन आज तक कभी गुरु जी की कुटिया के अंदर जाने का मौका नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला। जो कि पूनम आंटी को गुरु जी ने बुलाया और कहा मेरी कुटिया में आ जा, उससे बात की, दर्शन दिए वगैरह, जबकि गुरु जी खुद चोले में थे और पूनम आंटी बॉम्बे में थी। अब मैं पूनम को बुलाऊंगी बार बार। पूनम आंटी का जब भी देश विदेश जाते थे तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डाउन एट बॉम्बे, वो दिल्ली उतर जाती थी ताकि बड़े मंदिर में आके गुरु जी के दर्शन कर लें, गुरु जी से मिल के फिर जाते थे वापस। और जब भी मौका मिलता था, ऑफिस की तरफ से भी दिल्ली आना होता था, तो सैटरडे संडे इंक्लूड कर लेते थे और मंडे, ताकि गुरु जी के दर्शन कर सकें, बड़े मंदिर आ सके। तो क्योंकि मैं भी मैं पूनम आंटी मेरी बेटी है और हम दिल्ली में रहते हैं, तो जब भी मौका मिलता था हमारे पास आती थी, तो हम सारे बड़े मंदिर जाके गुरु जी के पास बैठ के उनके शरण में बैठ के अच्छे शब्द सुनते थे और मस्ती मजाक गुरु जी के साथ, गुरु जी अपने आप जो से जैसा कराते थे हम करते थे, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। मैं अभी पूनम आंटी को बोलूंगी, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी, and I'm sure all of you will be convinced that even when Guruji was in Chola, he could be at different places at the same time. One thing. Second thing, you will be convinced कि गुरुजी अंतर्यामी है। बैठे दिल्ली में बड़े मंदिर में बैठे, उनको पता था उसको बॉम्बे में क्या चीज की तकलीफ हो रही है, और उसको वहां जाकर दर्शन देके उसके उसको शांति देते थे, उसका काम कर देते थे। तो पूनम आंटी, I'll request you to please share your experiences for the benefit of the Sangat who has not had the Sobhagya of meeting Guruji in physical form. Over to you, Poonam Aunty. जय गुरु जी। थैंक यू आशा आंटी। कैन यू सी मी? Yes, I can see you. बिकॉज आई कांट सी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे। I can't be seen. I don't know why, but I can see you. ओके, तो जय गुरु जी संगत जी, और थैंक यू आशा आंटी, आपने मम्मी
आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। सत्संग बहुत होते हैं, बहुत है। हम हर रोज देखेंगे, हमारे को हमें हर रोज एक नया सत्संग मिलेगा। बस हमें सिर्फ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ ये हो सकता था और ये हो गया, तो वी हैव बीन लाइक, कभी कभी चलते चलते पैर मुड़ जाता है लेकिन चोट नहीं आती, तो वो भी एक सत्संग हो जाता है। सो इस तरह से अगर हम देखें ना, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो खराब हो सकती थी और नहीं हुई, वो भी एक सत्संग होता है, क्योंकि गुरुजी हमें हर जगह से प्रोटेक्ट करते हैं। सो अब मैं ये बताती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। मुझे एक्चुअली कुछ ऐसा डेट नहीं पता है, कुछ डे नहीं पता है, ऐसे ही जुड़ गए। मम्मी आई थिंक 1998 में जब वापस पोस्ट हुई थी, तभी बोलने लगी कि हम गुरु जी के यहाँ, तभी ज्यादा जाने लगी मम्मी। एंड सो शी सेड कि मम्मी वैसे भी थोड़ा ज्यादा जाती है, मतलब ज्यादा रिलीजियस है, स्पिरिचुअल थी, तो कोई ना कोई गुरु या साधु या किसी ना किसी के पास जाती थी, तो हमें भी इतना ये नहीं था। तो शी सेड कि गुरुजी मिल गए हैं और वो हमारे यहाँ आ रहे हैं घर पे। तो मैं बोला अच्छा। तो गुरुजी आए मम्मी के यहाँ, तो संगत लेके, और एंड में मम्मी ने उनको एक चोला का कपड़ा दिया, पिंक कलर का, क्रेप का, लाइट पिंक, अनियन पिंक। एंड गुरुजी ने वो मम्मी को वापस किया, ये कह के कि ये अपनी बेटी को दी। मम्मी ने मुझे कहा, मैंने तो गुरुजी को कभी देखा भी नहीं था। तो मैंने बोला, मम्मी कहती गुरुजी ने तेरे लिए ना वो कपड़ा दे दिया। और बाद में मम्मी को रियलाइज हुआ कि वो 9 मीटर का मंगवाया था किसी से, लेकिन उन्होंने 6 मीटर का ही दिया। तो मम्मी बोली देखो गुरुजी इतने संत हैं। तभी हम लोग को इतना ये नहीं रहता था कि गुरुजी शिव, माँ शिव है, कि देखो कितने संत हैं, उनको पता था कि ये शिव। और खैर उन्होंने तेरे लिए दे दिया। तो मम्मी ने कहा चलो तुम इसको साड़ी में एम्ब्रॉयडरी करा के साड़ी पहनी। तो वो साड़ी आज भी मेरे पास है। और मैं बोला पर मुझे क्यों दिया उन्होंने? वो बोले पता नहीं, बट तुम्हें दिया। तो वो गुरुजी ने तभी भी ब्लेस किया, बिना देखे भी उन्होंने बहुत ब्लेस किया हुआ है उन्होंने, विच इज, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ गुरुजी, की हम उनको नहीं जानते लेकिन वो हम सबको जानते हैं। सो वो साड़ी अभी भी है मेरे पास और बहुत संभाल के रखी हुई है। मैं बहुत रेयरली पहनती हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ कि खराब ना हो जाए। सो दैट इज वन। और फिर हम जब भी दिल्ली आते थे, जैसे मम्मी ने बताया, हम लोग एम्पायर एस्टेट जाते थे। तभी गुरुजी एम्पायर एस्टेट में ही बैठते थे। और वहाँ पे एक रेड कारपेट लगा रहता था, और आगे चल के गुरुजी बैठे रहते थे। लोग उनके, कुछ कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, जनरली पैर दबा रहा होता था। हाथ से वो जनरली अपने बूंदी का लड्डू प्रसाद दे रहे होते थे या फिर हलवा प्रसाद देते थे। वो हम खाते थे और हम बैठ जाते थे। तो फिर हाथ बाहर जाके धोना पड़ता था और फिर आके हम लोग बैठ जाते थे। फिर सब जैसे बैठे हुए सब बैठे रहते थे, शब्द चलते रहते थे। अब वो शब्द उस समय इतने समझ भी नहीं आते थे, क्योंकि हम लोग, ऑल्दो आई एम अ पंजाबी, लेकिन नहीं समझ आते थे क्योंकि इतनी इतनी अक्ल ही नहीं थी शायद हम। तो ये भी वेट करती थी कि चलो जल्दी ये मिले, लंगर प्रसाद हो, खाए। अच्छा, लंगर प्रसाद भी खाने जाते थे तो 4 लोगों के साथ बैठ के खाते थे हम लोग लंगर। तो 4 पीपल, एंड इट कैन बी एनी 4 पीपल, चाहे आप अपने कितने फैमिली मेंबर्स के साथ आओ तो भी जरूरी नहीं है आपको उनके साथ ही बैठने का मिले। तो अलग भी मिल सकता था। 4 लोगों के साथ बैठ के हम खाते थे लंगर। और लंगर प्रसाद के बाद हम गुरुजी से आज्ञा लेके घर जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि, और गुरुजी किसी से कुछ बोलते नहीं थे, जनरली यूज्ड टू बी ऑब्जर्विंग एवरीबॉडी। सब अपनी आंखें बंद करके या जैसे भी बैठे रहते थे, तो वो सबको देखते रहते थे। देखते थे, कभी स्माइल करते थे, कभी ऐसे हाथ ये करते थे, बट ही यूज्ड टू बी थिंकिंग और वट एवर। तो बात कम ही करते थे। तो जब आज्ञा लेने का टाइम था तो एक बार उन्होंने बोला, अरे तेरी पीएचडी हो गई? ये 2005 की बात थी। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो एमबीए किया हुआ है और मैं काम कर रही थी, मेरा बच्चा था 3 साल का, नहीं तभी 8 साल का होगा। तो ये अराउंड 2001 की बात थी। ये मैं आपको बैकग्राउंड समझा रही हूँ कि उस वक्त मेरा बच्चा 2-3 साल का था। और सबने सोचा कि
कॉर्पोरेट में जॉब करना विद अ स्मॉल चाइल्ड मुश्किल होगा, तो एटलीस्ट पीएचडी कर लोगी तो ये हो जाएगा कि कभी टीचिंग का जॉब लेना हो तो आसानी हो जाएगी। तो उस समय मैंने एग्जाम भी लिखा था, एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी का, और मेरे को एडमिशन भी मिल गया विज्ञान इंस्टीट्यूट में, जो वहाँ का बेस्ट इंस्टीट्यूट है बॉम्बे का। लेकिन मेरे गाइड थी, तो गाइड नहीं होने के कारण फिर मैंने भी छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, मेरी जॉब ठीक चल रही है, आई एम एंजॉयिंग माई जॉब, एंड जाने दो, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। और हम कितने साल निकल गए, तो 4 साल हो गए, एंड मैं बोला नहीं गुरुजी, कुछ कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मैं आज्ञा लेके चली गई। तो 2006 में एक एड आया, और दूसरा एक अच्छा इंस्टीट्यूट बॉम्बे का है, तो उन्होंने एक एड निकाला और बोला पीएचडी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स में, मतलब मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए पीएचडी हमने खोला था। एंड उसमें वापस एंट्रेंस एग्जाम दिया, वापस क्लियर किया, और फिर एडमिशन मिल गई। और एडमिशन मिलने के 4 साल के बाद मैं फिनिश विद माई पीएचडी, एंड 2011 में मुझे डिग्री भी मिल गई। अब वो पीएचडी के दौरान जो जर्नी रही पीएचडी की, उसमें बहुत सारी अड़चने आई, और आई विल कम टू दैट। लेकिन एक फेथ था कि गुरुजी ने कहा है तो वो हो जाए। अभी मैं 2007 की बात पे आती, 2006 की बात पे आती हूँ। मम्मी को गुरुजी बहुत बार बोलते थे कि अपनी बेटी को बुला, अपनी बेटी को। तो मेरी मम्मी बोलती थी अरे वो कहाँ, एक बार मम्मी ने भी शायद सीरियसली नहीं लिया, और एक आध बार शायद मुझे बोला भी कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं बोला भी छुट्टी नहीं है। और मैं छुट्टी कम लेती थी, क्योंकि छोटा बच्चे के वजह से उसकी छुट्टी, मतलब उसके वजह से आई यूज टू कीप लीव फॉर हिम, कि अगर कभी बीमार हो गया या उसके स्कूल के लिए लेनी होती थी, तो मेरे पास उतनी छुट्टी नहीं रहती थी। तो फिर सडनली मम्मी भी कुछ ज्यादा नहीं बोली, मैंने भी फिर आगे सीरियसली नहीं लिया। फिर सडनली दिवाली के आसपास मैंने सोचा कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और उधर दिवाली मनाएंगे। जब दिल्ली आते थे तो हम गुरु जी के जाते ही थे। तो हम एम्पायर स्टेट गए, वही बैठे, लंगर खाया। लंगर खाने के बाद जब आज्ञा लेने का टाइम आया, तो गुरुजी ने ये बोला, तू है ना कल? मैंने कहा हाँ जी, 2 दिन के लिए दिल्ली आई थी। तो बोलते हैं कि अच्छा फिर आई और लंगर खा के जाए। ठीक है गुरुजी। तो फिर बोले कि मम्मी की जरूरत नहीं है, भाई के साथ आ जाना। ठीक है गुरुजी। अगले दिन फिर आई और लंगर खा के गई। अच्छा, मुझे भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्यों उन्होंने मुझे बोला लंगर खाने के लिए, कुछ समझ नहीं था। बस उन्होंने बोला है तो हम खा के, लंगर खा के घर आ गए। अब उसके बाद जो भी मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम्स हुआ, आई वाज डूइंग वेरी वेल इन दैट ऑफिस, एंड सडनली एक और राइवल कंपनी के जो काम कर सीनियर थे, वो आके उन्होंने ज्वाइन किया हमारी कंपनी। एंड एज इन मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट, व्हाट हैपेंस इज कि वो अपने लोग अपने लेके आते हैं, एंड जो पुराने वालों को निकाल देते हैं। ये तो मेरी पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे बहुत मतलब सिंस आई वाज वन ऑफ द सीनियर एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी, और मेरा अच्छा फ्यूचर था वहाँ, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मुझे मतलब एकदम डिप्रेशन में चली गई। और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मतलब दे वर they tried to harass us, all the people who were there पहले से, मतलब उनको तंग करना शुरू किया कि अपने आप निकल जाएंगे ये लोग। और उस समय मार्केट भी इतना खराब था, जॉब मार्केट फॉर आवर टाइप ऑफ जॉब, की नौकरियां कम थी, और एज यू ग्रो सीनियर तो ऑलरेडी मुश्किल होती थी। खैर मुझे गुरुजी की कृपा से दूसरी जगह जॉब भी मिल गई। 3-4 महीने के बाद नई दूसरी जगह जॉब मिल गई, सैलरी भी बढ़ के मिल गई। लेकिन मुझे वो जॉब अच्छी, वो कंपनी अच्छी नहीं लग रही थी। दैट वाज नॉट द प्लेस वेयर आई वांटेड टू वर्क, ऐसा मेरी फीलिंग थी। तो और डिप्रेशन होता गया, और उस डिप्रेशन, ओनली थिंग इज कि 2006 आई स्टार्टेड विद माय पीएचडी। तो मेरे को ना ये हो गया कि टाइम नहीं था, क्योंकि पीएचडी का काम था, ऑफिस का काम था, बच्चे का काम था, घर का भी देखना होता था, तो टाइम ही नहीं था। तो शायद उसीलिए भी पीएचडी शुरू हुई, ताकि अपना टाइम, सोचने का टाइम ना हो। उनको पता था गुरुजी की शायद ये डिप्रेशन आने वाला था, उनको दिख रहा था ये सब, तो इसीलिए उन्होंने देखो किस तरह से ये दोनों चीजें कंबाइन कर। फिर दूसरी जॉब में, जहाँ नई जॉब थी, वहां पर भी अपना कर रही थी मैं पीएचडी, लेकिन दुखी थी। फिर उसके बाद जॉब 6 महीने में फिर चेंज हो गई।
दूसरी नई जगह, विच इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मैं 6-6, 7-7 साल एक एक जगह रहती थी, तो मेरे को ये सरप्राइजिंग लगा। मैंने भी, मेरा मन ही नहीं था, मैं बहुत डिप्रेस थी उसके बीच में। हाँ सॉरी, 2007 हो गया था ना, तो 2007 मई में गुरुजी चोला छोड़ते थे। तो उस समय बहुत, उस दौरान, दैट मई 2007 इटसेल्फ, हर हफ्ते मैं बीमार हो रही थी, हर हफ्ते। आई लॉस्ट 5 kgs इन 1 month और 15 days। इतना बीमार हो रही थी, ठीक हो रही थी, फिर बीमार हो रही थी। तो और लास्ट डे आई थिंक, तो 1 महीना हो गया, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं अंकल, तो वो बोले चल तू मेरे साथ चल और मैं पूरे टेस्ट करवाऊंगा तेरे। उसी दिन गुरुजी के चोला छोड़ने की न्यूज आई थी। तो उस दिन ऐसे लगा जैसे अनाथ हो गए कि भाई गुरुजी चले गए, कैसे चले गए। बट गुरुजी हमारे साथ हमेशा थे, ये हमको कभी इतनी अक्ल ही नहीं थी। उसके बाद भी वो डिप्रेशन चलता रहा, लेकिन अपना काम भी चल रहा था। डिप्रेशन, फिर दूसरी जगह मैं लंदन भी चली गई, वहां से वापस आई, तनख्वाहें बढ़ती रही, बट खुशी नहीं थी, अंदर से बहुत खोखलापन था। लेकिन देखो गुरुजी ने कटवा दिया, ऊपर से किसी को नहीं पता चल रहा था कि भाई आई एम अनहैप्पी या डिप्रेस्ड, ऐसा कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन अंदर से मैं बहुत थी, बीच बीच में रोती रहती थी, काफी डिप्रेस थी। आई टू फील दैट आई एम अ फेलियर, ऐसा सब रहता था। बट वो फेज 4 साल चला, लेकिन निकल गया। अभी उसके बीच में देखो, मेरे घर भी चेंज हुआ, जॉब्स 2 चेंज हुए उसके बीच में, ये नो सर्वेंट्स चेंज हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत आराम से, मतलब आराम तक, मतलब निकलते चला गया टाइम, और ठीक से हो गया। फिर उसके बाद और पीएचडी भी हो गई डिस्पाइट ऑल दिस। उसमें माइग्रेशन का कुछ ये हो गया, कभी कुछ आ रहा था, ये नहीं होगा तो सम एडमिन थिंग वुड क्रॉप अप, लेकिन सब कुछ निकलता चला गया। और मुझे भी ये विश्वास था कि गुरुजी ने कहा है तो हो ही जाएगा। तो वो एक विश्वास रखना चाहिए गुरुजी पे कि गुरुजी अपने हिसाब से काम करेंगे, और वो हमें, टाइमिंग उनका हो, वो अपने हिसाब से, अपने टाइम से हमें जो हमारे लिए अच्छा है वो हम देंगे, वो हमें देंगे। और हमें मांगना नहीं चाहिए कोई भी चीज। अब उससे मुझे याद आता है कि गुरुजी एक बार मुझे एक मेडिटेशन वर्कशॉप था, जिसमें गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वो 2012 की बात हुई। एंड वो 1.5 घंटे का मेडिटेशन था, तो वो उसमें 1.5 घंटे में गुरुजी ने दर्शन दिया। उसमें गुरुजी ने मुझे मतलब मैं जब जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी कुटिया में आ गई, और उन्होंने मुझे ये कहा कि तो तू आ गई मेरे कोल में। बोला हाँ जी। गुरुजी ने वाइट चोला पहना हुआ था, और उन्होंने काफी सारी बातें करी, द पर्पस ऑफ माई लाइफ, और बहुत सारी बातें की। और उन्होंने ये भी बात बोली थी, और मैं बेटे के को लेकर काफी परेशान थी। मेरा बच्चा तभी शायद 12 साल का या 13 साल का होगा, और बीइंग अ टीनेजर ही वाज क्वाइट अ रिबेलियस चाइल्ड। तो स्पेशली विद मी, वो बहुत ज्यादा मतलब नहीं कहना मानता था। वैसे वो ओबीडियंट चाइल्ड है, मतलब अपने हिसाब से वो ठीक है, बट पेरेंट्स को उसने, मतलब मेरे को और मेरे हस्बैंड को उसने काफी अ, परेशान किया, थोड़ा रिबेलियस था। तो हमको भी समझ नहीं आता था कि उसको कैसे हैंडल करें। तो ये मेरे अंदर हमेशा था। और वैसे ही वो मेडिटेशन में जब भी मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, तो गुरुजी ने यही बोला कि छੱਡ दे उन्हें, तेरे कोल वापस आए। तो आई मीन इट इज नॉट अ माई इमेजिनेशन, क्योंकि मैं पंजाबी में मुझे सोचती हूँ या बोलती हूँ। तो गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए मेरे को। रोजेस की बहुत सारी फ्रेग्रेंस आई, चंदन की भी, और मैं बहुत, जस्ट टीयर्स केप्ट फ्लोइंग डाउन माय आईज। एंड वो 1.5 घंटा। और उस समय फिर उन्होंने काफी सारी चीजें बोली, और लास्ट में एक और चीज उन्होंने काफी बार बोली कि मैं, आई एम ऑलवेज विद यू। ये उन्होंने हमेशा, कि मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा, आई एम ऑलवेज विद यू, ये इंग्लिश में बोला। इसके लिए ये एक 2016 की बात थी। मैं दिल्ली आई थी किसी कजिन के बेटे की शादी के लिए। एंड उस वक्त आई थिंक इट वाज थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे आई, सैटरडे, संडे और मंडे सुबह चली गई। तो फ्राइडे इवनिंग में बड़े मंदिर गई थी, और वहां पे लंगर खाया। और उस दिन क्या हुआ, कुछ दंगे हुए थे दिल्ली में, तो उन्होंने उस दिन बोला कि हम
बड़े मंदिर बंद कर देंगे जल्दी, तो 9:30 वो बंद कर रहे थे मंदिर, और इसीलिए उन्होंने जो लंगर बचा हुआ था वो पैक करके हम लोगों को दे रहे थे। उन्होंने पैकेजेस बनाए थे और उन्होंने बोला आप लोग लेके जाओ। तो पहली बार मैंने देखा कि बड़े मंदिर में ऐसे लंगर पैक करके दे रहे थे, तो हम लोग लेके आए काफी सारा। उन्होंने ना 12-13 रोटियां और ऐसे सब सब्जी दाल सब पैक करके दिया। तो अगले दिन सैटरडे था, सैटरडे हमने लंगर वही लंगर खाया, और इनफैक्ट थोड़ा बचा हुआ था। तो संडे को फिर मम्मी बोली कि नहीं हमारे पास में एक अंकल के यहाँ सत्संग है, तो हम वहाँ मत जाते हैं, तो फिर भी चलो, तो वहाँ पर लंगर खाया। अच्छा, वहां जब लंगर खाया और जब ये सत्संग चल रहा था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। तो मुझे भी समझ नहीं आई कि वो क्यों मतलब आ रहा है दिमाग में बार बार। ठीक है। फिर मंडे मॉर्निंग जो थोड़ा बहुत लंगर बचा था फ्राइडे का, वो भी फिर से खाया, और फिर मैं चली गई बॉम्बे। जब बॉम्बे पहुंच तो इट वाज अगस्त एंड, और अगस्त एंड में इतनी बारिश नहीं होती है बॉम्बे में। तो एंड ऑफ मॉनसून होता है तो इतनी बारिश नहीं होती। तो बट मंडे पहुंच गई, और ट्यूसडे को जब मैं ऑफिस के लिए निकली सूखा था, और मेरा घर से ऑफिस 35 किलोमीटर है कम से। एंड सुबह बारिश नहीं थी, लेकिन शाम को हाई टाइड था। तो हाई टाइड जो बॉम्बे में होता है ना, तो क्या होता है कि जो समुद्र के टाइड्स हाई होती है, तो पानी निकलता नहीं है, उनका वाटर कम्स इनसाइड द टुवर्ड्स मुंबई सिटी। एंड बारिश हो रही होती है तो बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि और पानी भर जाता है। तो हमारे एचआर से भी वार्निंग आ गई कि आप लोग जिसको निकलना निकल जाओ, 4 बजे हाई टाइड। तो मैं 3 बजे मैंने सोचा चलो मैं निकल जाती हूँ, और कहीं कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है निकल जाती हूँ। मैं निकल गई ऑफिस से घर के लिए, और गोरेगांव स्टेशन पहुंची। वहां से मुझे ट्रेन लेनी थी। तो जब ट्रेन लिया तो ट्रेन अंधेरी स्टेशन पे आके रुक गई। अभी गोरेगांव टू अंधेरी इज ओनली 2 स्टेशन, एंड अंधेरी से बोला आगे ट्रेन नहीं जाएंगी, बिकॉज साउथ मुंबई की तरफ सारा बंद है। मैं साउथ मुंबई में रहती हूँ। तो वहां से मैंने सोचा अभी ठीक है ऑटो लेती हूँ, ऑटो लेके देखूंगी किधर से जाऊं क्या करूँ। कोई ऑटो जाने वाला तैयार नहीं था। ये पांचवें ऑटो वाले ने बोला मैं चलूंगा, और वो हनुमान जी का भक्त निकला। वो हनुमान जी के हनुमान चालीसा बोलते बोलते चला रहा था। फिर वो आधे रास्ते में बोला ये भरा हुआ है वो भरा हुआ है नहीं जा सकता हूँ। आधे रास्ते में उसने बोलता है कि मेरी अभी ऑटो नहीं चल सकती है। तो फिर मेरे को सडनली आया, वो मैं विला पार्ले ही पहुंची थी, और ईस्ट से वेस्ट पहुंच गए थे। लेकिन वो एकदम ऐसे लग रहा था कि समुद्र के अंदर, वो मीठी भाई कॉलेज के पास में पूरा समुद्र की तरह पूरा भर रहा था पानी। मैं उतर गई। अब मेरे को याद आया मेरे कजन रहते हैं जुहू में, तो मैंने उनको फोन किया, बोलते हैं हाँ आजा पूनम हम लोग घर पे हैं। मैंने कहा, ठीक है। वो भी 2 किलोमीटर दूर था, तो बोलते तू चल के आजा। मैं चल रही थी और पानी भरता जा रहा था। सडनली 10 मिनट के बाद में एंकल डीप पानी से सीधा नी तक आ गया, घुटनों तक आ गया, और घुटनों से और 10 मिनट में वेस्ट तक आ गया था पानी। मैं ये सोच रही हूँ नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा अगर कहीं गटर खुला होगा तो सीधा अंदर चली जाऊंगी, बट मैं सिर्फ एक ही बोल रही थी, मैं मंत्र जाप करते हुए जा रही थी। और पैरों में दर्द हो रहा था, बिकॉज करंट अगेंस्ट करंट चल रही थी, और पूरे भीग रही थी। लेकिन अभी कुछ नहीं, मंत्र जाप कर रही हूँ, और मेरे को तभी ख्याल आ रहा था आई एम ऑलवेज विद यू। एक ही चीज ख्याल आ रही थी कि आई एम ऑलवेज विद यू। इतने में फिर मैंने सडनली, और कोई रास्ते में था नहीं, सडनली एक ऑटो देखा। वो ऑटो में कोई बैठा हुआ था, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया बस मेरे को इतने तक छोड़ दो आप, और आपको जिधर भी जाना है चले जाओ। तो उन्होंने भी एग्री कर दिया। बस वहां तक आगे पहुंची जहां से गली में उनका घर था। वो खाली एकदम सूखा था, वहां कोई भी पानी नहीं था। मैं आराम से चली गई, आराम से उनके घर भी पहुंच। तो गुरुजी ऐसे ख्याल रखते हैं कि देखो 4 दिन पहले से वो मेरे को लंगर खिला रहे थे इसी चक्कर में। इतना ब्लेस किया उन्होंने कि मैं सेफ रहूं। और उसी बाढ़ जो हुई आई थी, उस बाढ़ में हमने अगले दिन पेपर में पढ़ा कि एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे, वो 5 मिनट पहले घर से अपनी गाड़ी से उतरे, और उतर के 5 ही मिनट चलना था, वो उतर के गटर में चले गए, और उनकी बॉडी 2 दिन के बाद मिली। तो गुरु जी इतना हमें प्रोटेक्ट करते।
हमें खुद नहीं पता होता, लेकिन वो हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं। अब ऐसा है कि एक बार की बात है, आई थिंक, हाँ शायद मेरे बेटे की बात है, उसका 10th स्टैंडर्ड जब था तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जैसे सारे पेरेंट्स होते हैं 10वीं के बच्चों के, तो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते कि बच्चा क्या करेगा, उसके कितने नंबर आएंगे, स्पेशली बॉम्बे वाले पेरेंट्स, क्योंकि 11th 12th होता है जूनियर कॉलेज, तो फिर एडमिशन लगती है। तो उस चक्कर में हम थोड़ा परेशान थे। तो एक दिन सडनली, ये जनवरी की बात है, जबकि मार्च में एग्जाम्स होते हैं और मई में रिजल्ट आता है। तो जनवरी में गुरुजी के ने सपनों में दर्शन दिया और उन्होंने मुझे कहा, अच्छा तू मार्क्स जानना चाहती है 10th के? मैं बोला हाँ जी। उन्होंने बोला इतने नंबर में से 8, सो मच आउट ऑफ 800। तो मैंने अगले दिन सुबह उठा, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, तो मैं सुबह उठ के मैंने आदित्य से बोला, मेरे बेटे से, कि तू तेरे कितने 800 में से मार्क्स हैं? तो बोलता है हाँ 800 में से मार्क्स है, 200 इज प्रैक्टिकल जो स्कूल में होगा। तो मैं बोला कि गुरुजी ने तो मुझे बोला है सो मच आउट ऑफ 800। तो बोलता अच्छा मम्मी, दैट कम्स टू 94.35%। बोला हाँ फिर इतना ही है। और फाइनली एग्जाम्स हुए, एग्जाम्स पर जब मई में रिजल्ट्स आए तो 94.5 आए परसेंट। तो जय गुरु जी, और कुछ रह नहीं गया था बोलने को। तो उसके बाद 12th स्टैंडर्ड हो गया। 12th स्टैंडर्ड इसने डीपीएस नवी मुंबई से किया। जब 12th में क्या हुआ, ये अपने दादा दादी के घर में रह रहा था और हम लोग नवी मुंबई में, और हम लोग साउथ मुंबई में रहे। तो वहां पर पता नहीं, और बीइंग अ टीनेजर, पता नहीं इसने बात करना काफी लोग बंद कर दिया, अपने कमरे में बंद रहता था, जो भी करता था पढ़ता था जैसे भी है। तो बात कम ही करता है, वैसे भी कम करता है। तो हमको समझना है कि जा रहा है क्लास में, जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है। तो हमारी भी टेंशन बढ़ रही थी, हम इसको मिलने भी जाते थे हर हफ्ते, लेकिन हम हाँ हूँ करके हो जाता। तो हम और फिर टेंशन में थे कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो और फिर इसके जो 12th के बोर्ड्स हुए, 12th के बोर्ड्स में मैथ्स का पेपर बहुत खराब गया, तो सभी का खराब गया, वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। एंड यहाँ तक कि पार्लियामेंट क्वेश्चन भी हुआ था कि पेपर क्यों ऐसा दिया गया, जो भी है। बट और ये बोला मेरा फिजिक्स भी इतना अच्छा नहीं हुआ, तो मैं और भी ज्यादा टेंशन में थी। एनीवे, मई का महीना था, जब रिजल्ट आने वाले थे 15 दिन पहले, मैं बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई बहुत थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही रोते रोते सोफा पे सो गई, और मैं गुरुजी से प्रे करते करते कि भाई कि गुरुजी प्लीज इस बच्चे का 12th तो अच्छे से निकाल दो, एडमिशन कैसे होगी, समझ नहीं आ रही। तो गुरुजी ड्रीम्स में आए, फिर से वाइट चोला पहन के, और बोलने लगे कि तू ही बताएगी कि कितने नंबर आएंगे। मैंने कहा गुरुजी आप ही बताओ। नहीं तू ही बताएगी। मैं बोला मुझे नहीं पता गुरुजी। नहीं तू ही बताएगी। मैं बोला अच्छा गुरुजी 90 तो आने चाहिए। और जब इसके रिजल्ट्स आए ना, और इसको मैंने बोला कि गुरुजी बोल रहे हैं 90, तो बोला 90 तो किसी हाल में नहीं आएंगे, मैथ्स का तो आपको पता है कितना कचरा हुआ है, और इसमें फिजिक्स भी इतना अच्छा नहीं लिया, मेरे को नहीं पता आप कैसे बोल रहे हो ऐसा नंबर। और उसने फिर ने बोला कि गुरुजी ने इस बार गुरुजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो क्या बोलूं। फिर जब रिजल्ट आया तो 450/500, एग्जैक्टली 90% आया। जय गुरु तो जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। इस वक्त अब इस पे क्या हुआ, बेटा बहुत गुस्सा हुआ मुझसे कि आपने 90 क्यों मांगा, आपने और क्यों नहीं मांगा। मैंने कहा उस वक्त तो 90 भी जो मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि देखो, मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए था। शायद मैं ये बोल देती कि गुरुजी जैसे आपकी इच्छा। लेकिन उस वक्त, तो ये बात है हम लोगों की कि हम अपनी छोटी सोच से सोचते हैं, हम ये नहीं सोच पाते कि गुरुजी कितना देना चाहते हैं और हम कितना लेना चाहते हैं। तो मेरे को ये एक लर्निंग मिली। अ, और अ, जैसे मैंने कहा कि टाइमिंग उनका ही होता है। अभी फिर बेटे का 12th भी हो गया और इसको लॉ में एडमिशन मिल गई। और लॉ में एडमिशन मिल गई तो हम ये फिर शांत हो गया, बहुत बहुत अच्छे से, बहुत खुश हो गया। ये कोर्स जैसे मिला, टिकट भी बंद हो गई, और जिस कॉलेज में इसको थी वैसे ही कॉलेज में मिल गई, अच्छा था, अच्छा कॉलेज भी था, और सब अच्छा हो गया। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम एक शुक्राना
का सत्संग करेंगे घर पे। हम पहली बार सत्संग कर रहे थे अपने घर पे। तो अब हमारा घर इतना भी बड़ा नहीं है। उस समय ना मंदिर जस्ट शुरू हुआ था बॉम्बे का कांदीवली में, लेकिन एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड में खुलता था तब शुरू शुरू। तो और संगत थी बट इतनी भी नहीं थी, इतनी कम भी नहीं थी और इतनी ज्यादा भी नहीं थी, तो कि हम अपने घर में सब लोगों को घर पे बुला सकते। तो ये बोलते, तो मैंने वो अंकल को बोला जो इंचार्ज थे कि अंकल कभी सत्संग रखना है, मेरे को अपने घर में सत्संग रखना है, लेकिन कब रखूं? तो बोलते कि नहीं घर पे ही रखेंगे। मैंने, अच्छा अंकल लेकिन कितने लोग होते हैं? तो बोलते हैं 200 250 लोग होते हैं। पर मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं 250 लोगों को बुलाऊं, समझना है। मैंने कहा हॉल लूं क्या करूं? तो सडनली 4-5 दिन बोले जैसे भी ये गुरुजी करा देंगे, ये डेट मैंने लिख दिया September 15 या 9, ऐसे कुछ था, 15 था। तो बोले कि मैंने लिख लिया है। मैंने कहा, अच्छा अंकल। सडनली 2-3 दिन के बाद में मेरी जो मेड है, जो काम करने वाली है, ज्योति, जो घर पे काम करती है, 12 साल से है अभी। तो उस वक्त उसने बोला कि भाभी देखो सामने वाला घर में वो जो लेडी रहती है वो छोड़ के चली गई, खाली करके चली गई है। तो अभी हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, तो वो लेट्स 2-3 दिन के लिए आप ले सकती हैं वो घर, तो हमारा सत्संग आराम से हो जाएगा। मैंने कहा ये तो सही बात है, बिल्कुल सामने है। तो दोनों अगर दरवाजे खोल लेते हैं, उनका पूरा घर और हमारा पूरा घर, तो आराम से 250 लोग आ सकते। तो गुरुजी ने वो कैसे हमारा फटाफट सॉल्व कर दिया, देखो प्रॉब्लम। फिर हमने बहुत अच्छा सत्संग वहां पे किया और सब बहुत अच्छे से हुआ। उसमें क्या हुआ कि हम पहले अपने घर में थोड़ा थोड़ा सत्संग कभी कभार कर लेते थे, जैसे मैं और मेरे अंकल बैठ के। और ये ज्योति को हम बोलते थे कि चल जरा साफ सफाई कर दे, और हम लोग बैठते आराम से। तो ये कभी कभी शब्द चलते रहते थे, तो ये भी कभी कभार आके बैठ जाती। तो हमें नहीं पता था कि ये भी ऐसे जुड़ गई, क्योंकि हमने जब इसको बोला कि वो घर पूरा क्लीन करो, 1 महीने से खाली पड़ा हुआ था, तो इसने बोला मैं क्लीनिंग करूंगी। इसने सब क्लीनिंग किया, और जो भी बाकी लोगों से हमने थोड़ी हेल्प ली थी, तो उन सबको पैसे दिए। तो हमने इसको बोला कि तेरे को भी पैसे दे दो। बोलती नहीं, ये मेरी सेवा है, मैं नहीं पैसे लूंगी, गुरु जी की सेवा समझ के मैं कर रही हूँ। तो ऐसे ज्योति जुड़ गया। वो ऐसी लड़की है, वो महाराष्ट्रियन लड़की है जो सिर्फ मराठी की बात करती, लेकिन वो अभी आजकल उसको शब्द भी समझ आते हैं। वो तो मेरे को सब समझता है। और हमने कहा तू बैठ के, मुझे हाँ मुझे शांति वाटता, मतलब मुझे शांति लगती है यहाँ पर, तो उसी में मैं आके बैठती हूँ। और अभी उसका ऐसा है कि अगर हम कभी भूल गए ना, वो भूलती नहीं है कि आज ये लगाना है, हमें भोग लगाना है, या ये हो गया है। तो किसी का होता है, किसी की कुछ भी सुन के आती है ना, बोलती चलो जल प्रसाद रखते हैं, उसको जल प्रसाद दे के आते हैं, भाभी चलो उसको मतलब उसको इतनी लगन हो गई है गुरु जी का ये। और जबकि वो किसी के यहाँ जाती नहीं है, सत्संग सुन जाती नहीं है, मंदिर नहीं जाती है, लेकिन बहुत मानती है वो गुरु जी। और वो कहती है जब भी आपके यहाँ पे सत्संग होता है, तो मेरा तो कल्याण साथ में हो जाता है। और उसका बहुत कल्याण हुआ भी है, गुरु जी ने उसको बहुत ब्लेसिंग दी है। अभी वो तो कहीं से भी ना, हमने उसे कहा कि तू आके बैठ, कि हमने गुरु जी के बारे में उसको बताया, कुछ नहीं। बट उसकी उतनी बहुत मानता है, और जरा भी करती है उसका बहुत भला होता है। गुरु जी ने उसको उसके घर में आके उसको दर्शन दिए। अ, आप समझ सकते हैं कि इतना, मतलब जितने आई थिंक सिंपल और जितनी ज्यादा हम अपने आप को सरेंडर करें, उतना ही हमें बेनिफिट होगा गुरु जी के साथ जुड़ने का। तो, ये है। और एक हमारी आंटी है, नेबरहुड में रहती थी, वो साउथ इंडियन थी, और वो भी शिव जी की बहुत भक्त थी। तो मैं उनसे कभी कभार बात करती थी, ऐसे हमारे गुरु जी हैं, और ऐसे देखो इन्होंने ऐसे सपना आया, ऐसे हमें ब्लेस किया। तो बोलती थी अरे तुम रखो वो सत्संग अपने घर में, मैं आऊंगी वगैरह। तो जब हमने ये बड़ा सत्संग रखा था अपने घर में, तो वो आंटी आई थी। और आंटी आई तो फिर वो डायबिटिक है। तो मैंने उनको कहा भी यहाँ तो मंदिर के सेवादार हैं, तो आपको जो भी खाना और रहेगा वो आपको खाना ही है, और आप ये मत कहना कि मैं नहीं खा सकती। तो उन्होंने चाय भी पिया, हलवा प्रसाद भी सब लिया। तो अगले दिन फिर भागते भागते मेरे पास आई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते कि अरे कितनी मिरेकल हो गया। मैंने कहा कि वो कहती कि कल मैंने इतना सब कुछ शुगर वाला खाया था, तो मुझे लगा कि आज मेरी शुगर बहुत बढ़ी हुई होगी। और मैंने अभी डिस्पेंसरी से जाके शुगर टेस्ट करवाया, और मेरी शुगर तो नॉर्मल से कम है। जय गुरु जी, इतना जय ज्यादा मेरे को फायदा हुआ। तो
इस तरह से और जब वो भी, और इनफैक्ट वो जब भी कभी कभार उनके कितने सारे ऐसे गुरुजी ने उनको ब्लेस कर रखा है। लास्ट टाइम आई थिंक दिवाली पे उनका फोन आया, कहते हैं मेरे को सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में गुलाबों की इतनी खुशबू आई है, इतना, कहते मुझे लगा किसी ने परफ्यूम लगाया, लेकिन 5 बजे सब उसके उनके घर के जो भी सदस्य है वो बोल रहे थे हम तो सब सो रहे थे, कौन परफ्यूम लगाएगा इतना सुबह। तो गुरुजी ने आके मुझे दर्शन दिए, इतनी इतनी फ्रेग्रेंस थी। तो दिवाली वाले दिन शी कॉल्ड मी अप टू टेल मी कि पूनम देखो इतना ये है। और गुरुजी ऐसे हैं, देखो हमारी हर एक छोटी छोटी इच्छाएं इतनी पूरी करते हैं कि अ, इतनी छोटी छोटी बातों का हमारा ख्याल रखते हैं। एक बार मुझे याद है कि मैं थर्सडे को तभी मंदिर जाती थी प्री कोविड, कांदीवली वाले मंदिर में, क्योंकि मेरा ऑफिस गोरेगांव में है, तो कांदीवली गोरेगांव से ज्यादा दूर नहीं है, बट पौना घंटा लगता है ऑटो में से। तो तभी 6 से 8 बजे शबद चलते थे और 8 बजे से लंगर प्रसाद रहता था। तो मैं 6 बजे ऑफिस से निकलती थी और पौने 7 तक पहुंचती थी, और फिर शबद जितने सुन लिया और उसके बाद में लंगर होता। तो एक बार शायद मैं लेट पहुंची, काफी ऑफिस में अटक गई थी, और बट मैंने सोचा कि जाऊंगी, तो मैं गई, और तो मैं ऑलमोस्ट मंत्र जाप के टाइम पहुंची। तो मेरा मंत्र जाप के बाद में लंगर होता है, तो लंगर खाया और उसके बाद में निकल रही, आज्ञा लेके निकल रही थी। इतने में और मैं अपने आप को सोच रही थी कि देखो इस बार ना मेरी चाय प्रसाद मिस हो गई, लेकिन ऐसे ही होता है, अगर टाइम पे नहीं आया जाए तो चाय प्रसाद मिस हो जाती। तो अपने आप को कह रही थी ये देखो ऐसा। और इस इतने में मैं एक पैर पैर मेरा जो मंदिर के बाहर था और एक अंदर ही था, मतलब बाहर के लिए निकल रही थी, इतने में एक अंकल आए, सेवादार अंकल चाय लेके आए और बोलने लगे अरे आंटी आपने तो आज चाय ली नहीं है, बैठ जाओ आप चाय पी के जाओ। देखो 100 लोग से ज्यादा मंदिर में उस वक्त मौजूद होंगे, और वो सेवादार अंकल को कैसे मालूम था कि चाय प्रसाद मैंने नहीं ली, क्योंकि मंत्र जाप के बाद लंगर हुआ, लंगर के बाद में चाय प्रसाद है, तो किसी को याद भी नहीं रहेगा कि उन्होंने चाय प्रसाद की है कि नहीं, बस गुरु जी को मालूम था और गुरु जी ने मुझे चाय भी पिलवा दी। इतनी छोटी छोटी बातें गुरु जी हमारा ध्यान रखते हैं। ये हमें ध्यान रखने की है कि गुरु जी हैं और वो हमारे सब काम करवाते हैं, हमारे दुख भी कटवाते हैं। जैसे मेरा वो 4 साल जो डिप्रेशन चला वो चला, लेकिन कट गया। तो हम 10% भी हमको भोगना इतना मुश्किल होता है, तो 90% जब गुरु जी काट कटवा रहे हैं, तो आप सोचिए कितना हमारे कितने कर्म कटते हैं, जो वो हमारे इतने आराम से कटवा देते हैं। एक बार की बात है कि जब हम यही थर्सडेज जो मैं मंदिर जाती थी, तो वहीं से लंगर खा के आती थी। एक बार की बात है जब मैं हस्बैंड के साथ में हम लोग लद्दाख चले गए थे, तो ऐसे ही ट्रिप पे, और फ्रेंड्स के साथ गए थे। तो ले जब हम आई थिंक सैटरडे को पहुंचे और वहां से हम कारगिल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में पत्थर साहब गुरुद्वारा। तो पत्थर साहब गुरुद्वारा तो गुरु नानक के टाइम का है, जहाँ गुरु नानक की पीठ की छाप है एक पत्थर पे, उसके उसका नाम पत्थर साहब गुरुद्वारा है। और वो आर्मी मेंटेन करती है। तो जा रहे थे, तो वो जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ जाए थे उन्होंने बोला कि ये पत्थर साहब गुरुद्वारा है पूनम, लेकिन वापस आते समय हम लोग यहाँ पर आके जाएंगे, जाते वक्त नहीं जाएंगे, वापस आते वक्त माथा टेकेंगे। तो ठीक है। तो जब 3-4 दिन के बाद हम लौट रहे थे वापस, तो उन्होंने बोला चल सुबह हम लोग वहां से राजमा चावल इस दुकान से लेंगे खाएंगे, और उसके बाद हम गुरुद्वारा पहुंचेंगे, वहां पे हम चाय पियेंगे और फिर निकल जाए। ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन हमको वहां से निकलना था उस दिन वो उनकी राजमा चावल की दुकान जो थी वो बंद। और क्योंकि वो बंद थी तो हम जल्दी जल्दी पहुंच गए गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में हमने माथा टेका, उस समय लंगर शुरू हो गया। जब लंगर खाने के टाइम ही हम पहुंचे थे, तब हमने लंगर वहीं कर लिया। और जैसे ही हम मैंने लंगर के लिए खाने बैठी, तो मैंने पूछा कि आज कौन सा दिन है आंटी, कौन सा दिन है, मेरे फ्रेंड से पूछा, तो उसने बोला कि आज तो थर्सडे है। तो मैं बोला जय गुरु जी। तो बोली क्या हो गया। मैं बोला अरे थर्सडे को मैं लंगर खाती हूँ, तो देखो गुरु जी ने उस दिन मेरे को लंगर खिलवा दिया, थर्सडे को ही गुरु जी ने लंगर खिलवाया। चाहे मैं किधर भी बैठी हूँ उन्होंने लंगर मेरे को खिलवा दिया। तो इतना हमारा ख्याल करते हैं गुरु जी कि मतलब हर एक छोटी छोटी चीजों का हमारा ख्याल करते हैं।
फिर अभी रिसेंटली की बात है कि मेरे हस्बैंड, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लास्ट ईयर की बात थी, उनको बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव इश्यू, उनको लगता कि हार्ट की प्रॉब्लम है, कि मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो उन्होंने अपना एंडोस्कोपी भी करवाया, कोलोनोस्कोपी भी करवाया, और सब ठीक था। तो लेकिन फाइनली सेड चलो मैं एक एंजियोग्राफी भी करवा लेता हूँ, क्योंकि उनके हार्ट डिजीजेस इन देयर हेरिडिटी। तो और एंजियोग्राफी थोड़ा डरे भी हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हार्ट का इश्यू श्योरली आएगा, मेरे को श्योरली होगा, कुछ तो ब्लॉकेजेस होंगे, स्ट्रेस में भी बहुत थे। तो बोथ हिज पेरेंट्स वर आल्सो नॉट वेल। तो उस चक्कर में वो बहुत टेंशन में थे। तो करवाया, बहुत टेंशन में थे। तो एक दिन सडनली ना, मैं ऐसे बैठी थोड़ा सा मेडिटेशन के पोज में, और उसमें मेरे को गुरुजी दिखे। ऐसा कुछ ये नहीं था कि वो सपना नहीं था, बट ऐसे मुझे बोले, हाँ मैंने तो तेरा काम कर दिया, हम तो कितने भी मर्जी डॉक्टर को दिखा ले, है करवा ले, जितने भी टेस्ट करवाने हैं करवा ले। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ये सही पता नहीं मेरे को अभी क्या, बहुत घबराए हुए थे। तो मैं बोला अभी अगर तुम्हारा ब्लॉकेज निकलेगा तो क्या करना है, तुम्हें वही एंजियोग्राफी करवाना है कि नहीं? कुछ बोलने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं। मैं और वो दोनों गए हॉस्पिटल, और मैं बाहर ही बैठी थी, मंत्र जाप करती रही। और वो जो डॉक्टर मेरे हस्बैंड को जिन्होंने एंजियोग्राफी किया, तो काफी ओल्ड है, 80+ है। उन्होंने मेरे फादर इन लॉ का भी एंजियोग्राफी किया किया था 20 साल पहले। तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने बहुत प्यार से सिर के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा कोई खास ब्लॉकेज नहीं है, 20-30% ब्लॉकेज है, वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाए। वो ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना सर्जरी किसी को जाने नहीं देते, बिना एंजियोप्लास्टी के किसी को जाने नहीं देते। उन्होंने ऐसा कह दिया मेरे हस्बैंड को, सोचो। तो मैं उनको पहले बोला कि गुरुजी ने तुम्हें बोला ही हुआ है, लेकिन वो इतने टेंशन में थे। मैंने गुरुजी ने कहा है, मैंने अपना काम कर दिया, बाकी तुम तू जो भी टेस्ट करवाने करवा लो। मेरे को ऐसे कान में आवाज आई। तो ऐसे गुरुजी हैं। अब मतलब, और यहाँ मुझे ये भी याद है कि आदित्य, जब मेरा बेटा ने अपने ग्रेजुएशन खत्म करी, लॉ खत्म किया, उस समय 2020 था। तो कोविड, बस कोविड के बीच में सब फ्रीज हुआ हुआ था। तो इसने जून 2020 में पास आउट किया, और पूरा फ्रीज था, तो कोई हायरिंग हो नहीं रही थी। जहाँ हम किसी को लॉ में ज्यादा जानते नहीं, लीगल प्रोफेशन में जानते नहीं, क्योंकि हमारा कुछ वहां पे लेना देना नहीं था। तो बैठे थे, हम ये समझ ना आए। फिर हमने सोचा कि गुरु जी देखेंगे, अब हमें नहीं पता, कहाँ से जैसे मर्जी करें वो। दो कितने लोगों को बोला, सब बोलते हैं कि भाई हम कोई भी हायर नहीं कर रहा है। इसने जहाँ इंटर्नशिप्स किए थे वो भी बोले हम हायर नहीं कर रहे हैं, काम इसने बहुत अच्छा किया लेकिन हम हायर नहीं कर रहे। इसी में थोड़ा टाइम निकलता गया, हम भी बैठे थे कि ठीक है अभी गुरु जी जैसा भी रास्ता दिखाएंगे। और सही में जहाँ इसने 2 इंटर्नशिप्स किए थे, वो भी जो इंटर्नशिप एक जो फॉर्म में किया था, घुसा भी क्योंकि हमारे एक संगत के ही अंकल हैं, जिनको मैं जानती भी नहीं थी खास, बट क्योंकि वो संगत में थे, और उनसे मैंने ऐसे ही बात की थी कि मेरा बेटा भी लॉ करना चाहता है। तो वो बोले हाँ मैंने भी किया हुआ है आंटी, अगर कभी भी खुद से एक सत्संग में मेरे को मिले थे कि आंटी आपको जब भी इसका इंटर्नशिप कराना हो, एक मैं अपने अंडर करवा लूंगा अपने फॉर्म में। अच्छा, तभी ये दूसरे फॉर्म में थे, जब तक इसने इंटर्नशिप कराई, तो ये बहुत अच्छे फॉर्म में चले गए वो अंकल। तो वहां पे इसकी इंटर्नशिप हो गई, और वहां पे उसको काम भी उस वाले फॉर्म में काम भी बहुत पसंद आया। लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग फ्रीज में है, क्योंकि हम और किसी को ले नहीं रहे हैं कोविड के टाइम में। तो वहां से फिर सडनली एक दिन उनका ही कॉल आया कि आ जाओ, हम लोग आपको ले लेंगे, लेकिन ऑन अ लॉन्ग, ये एज अ ट्रेनी एंड नॉट एज अ फुल फ्लेज्ड एसोसिएट, लेकिन हम आपको ट्रेनिंग ले लेंगे, काम पसंद आएगा तो आपको अब्सॉर्ब करेंगे। तो ये तो खुश हो गया, चलो ठीक है, एटलीस्ट 4 महीने के बाद कुछ तो दरवाजा खुला। फिर काम इसका इनको पसंद भी आया बहुत, तो अब्सॉर्ब भी कर लिया। और उसके बाद, उसके पहले बीइंग अ ट्रेनी, कोई भी एज अ ट्रेनी किसी को भी बोनस नहीं मिलता है, इसको बोनस भी मिल गया 4-3 महीने काम करने के बाद एज अ ट्रेनी, एंड नॉट इवन एज अ फुल फ्लेज्ड एम्प्लॉय। ही गॉट अ बोनस विच एवरीबडी एल्स गॉट, इसको भी वही बोनस उन्होंने दी थी। तो सैलरी से पहले इसको गुरुजी ने बोनस भी दिलवा दी।
और वो 6 महीने जो इसने ट्रेनिंग का काम किया, बिकॉज दे कुड नॉट हायर हिम एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो इन्होंने उसको बैक डेटेड सीनियोरिटी भी दे दी। और इसको अभी आजकल मतलब हाईएस्ट बोनस इसको हमेशा से मिलता आ रहा है। जय गुरु जी, काम बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा काम से परेशान हो गया है, ये वाली हालत हो गई है इसकी। तो गुरु जी काम बहुत अच्छा दिलवाया, खुश भी बहुत है काम से, लेकिन तो इस तरह से गुरुजी ने इसको हमेशा हर हर स्टेप पे बहुत ब्लेसिंग दी है। तो हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि जय गुरु जी, इतना ब्लेस किया है इस बच्चे का। हम देख रहे हैं 25 साल मतलब से जब ये होने वाला था तो मम्मी ने गुरु जी से लोटा लेके बड़ा कॉपर का जग मुझे भिजवाया था दिल्ली से बॉम्बे, गुरु जी से ब्लेस करवा के कि तुम ये पानी पियो। और वो इससे रब करके नींबू से रब करके ही धोना होता है, तो उसका पानी पीना है, और जो बाकी का जो बचेगा उसको नहाने में यूज करो। तो और ये बच्चा फिर नॉर्मल डिलीवरी थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कुछ, मतलब बीच में मेरे को बेड रेस्ट हो गया था शायद, इसलिए मम्मी ने ब्लेस करके भेजा होगा। और वहां से अब तक गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। और मतलब हमको ऐसा उस वक्त नहीं पता था, लेकिन अगर हम पीछे देखें तो हमको दिखता है कि कितनी उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, कितनी हमको शायद पता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और वो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। और अ, एक बार की और की बात है, जब मैंने एक बार सत्संग हम लोगों ने अपने घर पे किया था, तो दो आंटीज आई थी। और वो दो आंटीज हमने किसी ने भी नहीं देखा। यूजुअली साउथ मुंबई का सत्संग में सब एक दूसरे को अब तक जानते हैं, फेमिलियर फेसेस दिखते हैं, तो लेकिन इनको कभी हमने देखा नहीं। तो वो आके मेरे बेटे के कमरे में बैठ गई। तो एक जो आंटी बैठी थी ना, वो आगे की तरफ गुरुजी की स्वरूप था, और पीछे की तरफ शिव जी के साईं बाबा की फोटो लगी हुई थी। अच्छा, वो आके ऐसे बैठी कि पीछे की तरफ शिव जी के साईं बाबा की फोटो थी। अच्छा, मैं यूजुअली जो प्लेलिस्ट बनाती हूँ वो एक हफ्ता पहले बना लेती हूँ, ताकि वो एक काम खत्म हो जाए और बाकी के सब जैसे रहते हैं वो थोड़ा थोड़ा काम जितना जितना खत्म हो, क्योंकि मेरे को 2-3 घंटे लग जाते हैं प्लेलिस्ट बनाने में। तो उसमें एक मैं तेरी पतंग मैंने पहले डाला, और फिर उसके बाद में निकाल लिया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं, मेरे को कुछ और डालना है। तो 3 बार उसको डिलीट किया फोल्डर से, लेकिन वो फोल्डर से डिलीट ही नहीं हुआ। मुझे लगा चलो ठीक है फिर, जैसे गुरुजी की मर्जी, तो वो उस फोल्डर में था। अच्छा, एक हफ्ते के बाद जब सत्संग हुआ, तो वो ये आंटी ना, जब सब लोग जा चुके थे, ये दो आंटीज थी और दो दूसरी आंटीज थी जो सेवादार आंटी थी, जो मेरे को हेल्प कर रही थी पैकअप करने। तो वो देखी एक आंटी जो है बहुत जोर जोर से रो रही थी। उनका क्या हो गया, सब लोग आए, क्या हुआ आंटी? तो बोली कि अरे मैं पहले एक बार किसी के सत्संग पे गई थी, लेकिन मुझे वहां पे कुछ मन नहीं लगा, क्योंकि बच्चे खेल वेल रहे थे, तो नहीं मेडिटेशन हुआ। तो तो इस बार ये आंटी मुझे, उनकी फ्रेंड थी, वो उनको लेके आई थी यहाँ पर। और यहाँ पर बैठी वगैरह यहाँ ठीक था, लेकिन मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी से ये कहा मैंने कि अ, अगर आप वो सिद्धि के साईं बाबा की भक्त थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक सिद्धि के साईं बाबा की भजन सुना के दिखाओ। तो तभी मैं तेरी पतंग बजने लगा। तो वो कह रही है मैं तेरी पतंग जो है गुरुजी, शायद सिद्धि के साईं बाबा की ये भी बजता होगा। तो वो सडनली थोड़ा सा डर गई। उसके बाद बोलती एक नहीं, मेरे को अभी एक और भी साईं बाबा का भजन सुना के दिखाओ, अगर आप इतने बड़े संत हो तो। तो उसके बाद में ये था साईं साईं, जो पुनीत अंकल का है साईं भजन, तो वो भी बजने लगा। तो ये और डर गई। फिर उसके बाद में एंड में ये बोली, अच्छा अगर आप इतने बड़े संत हो तो मुझे साईं बाबा की दर्शन करवाओ। तो 6 बजे जब हमारे शबद खत्म होते, 4 से 6, और 6 के बाद में आरती होती है, तो आरती के लिए मैंने लाइट ऑन करी, क्योंकि थोड़ा विंटर का टाइम था तो अंधेरा होने लगा। तो लाइट ऑन करी और सब लोग खड़े हो गए, तो ये खड़ी हुई और पीछे मुड़ी, तो इन्होंने साईं बाबा के दर्शन करे। तो कहती है उसके बाद वो इतना रोई, वो हिल गई थी एकदम। और जब लोग सब चले गए तो रोने लगी कि मैंने इतना बड़ा ऐसा क्यों किया, गुरुजी को मैंने ऐसे क्यों टेस्ट किया। तो हमने उनको बोला कि गुरुजी बहुत ही फॉरगिविंग है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके मंदिर जाओ, उनके दर्शन करो और उनको फॉलो करो, और कुछ जरूरत नहीं है करने की। तो गुरुजी ने देखो यहाँ तक भी हमें बताया कि आप किसी भी फॉर्म में मुझे
अगर फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये एक और हमें सीख मिली इस सत्संग में से। तो सत्संग तो बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल से ओनली टू थिंग्स है कि एक गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करना चाहिए, और दूसरा सरेंडर कर दो कि जो उनकी इच्छा हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, वो ही वो करें। हमने कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए जो उनको ठीक लगता है वो कर लेंगे। तो यही मेरे ख्याल से वही दो चीजें हैं जो सामने आती हैं। और तो बस अपनी गुरु जी बस हम सबको अपने शरण में और हमेशा हम सबको ब्लेस करते रहे, और हम उनके हमेशा शरण में रहें, वही एक कामना है। जय गुरु जी। पूनम आंटी वो बताओ, जैसे जब आपने पानी में ज्योति ने फूल बहाए गुरु जी के मंदिर से, हाँ हाँ हाँ, गुरु वो जी हमें बताओ। गुरु जी के मंदिर से जब ये लेके आई थी फूल थे, तो एक अंकल, मैं क्लीनिंग सेवा करती थी, तो वो फूल जो मंदिर के थे वो 5-6 किलो के फूल थे, और वो अंकल, एक अंकल लेके जाते थे, तो वो अंकल आए नहीं थे, तो इन्होंने मुझे बोल दिया कि आप लेके जा सकते हैं। तो मैं लेके अपने घर ले आई, क्योंकि हमारे घर के पीछे भी समुद्र है, तो मैंने सोचा उधर जाके हम बहा देंगे। तो मैंने ज्योति को बोला चल, 5-6 किलो फूल थे, तो मैंने चल जाके बहा देते हैं। तो वो रॉक्स भी है, समुद्र के आगे रॉक, सॉरी रॉक्स के आगे फिर समुद्र है, तो मैं रॉक्स चढ़ नहीं पा रही थी, तो वो चढ़ के आगे निकल गई और उसने आगे जाके बहा दिया। तो वो कहती है कि मैं घर वापस आई, और घर वापस आने के बाद में उसने रात को अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे भाभी के साथ मैं गई और मैंने फूल बहाया वो मंदिर के वगैरह। तो कहती है ऊपर सडनली देखा तो मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए थे, उस समय उसको गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए उसके घर पे। तो, वो था। और उसके बाद से मतलब वो हमेशा बोलती है कि मेरे बच्चे सब बिल्कुल ठीक है, बच्चे का, बेटे का है, उसकी प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो थोड़ा गुस्सा वाला था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। है और हस्बैंड को टैक्सी उसके, का। हाँ उसके हस्बैंड को टैक्सी का भी लाइसेंस था, जो रिश्तेदारों ने दिया नहीं था कितने सालों के बाद। सडनली एक दिन हमारी सत्संग होने के बाद में उन्होंने बोला कि ये लाइसेंस ले लो। 13-14 साल तक वो मांगते रहे, उनको नहीं मिल रहा था, इतने ही हमें मिलता ही नहीं है, और वो अपने टैक्सी चला रहे थे। सडनली एक दिन आया, ये लो मिल गया लाइसेंस। तो उनको फिर इन्होंने इसके हस्बैंड ने अपनी, वो ड्राइवर है, तो उसने फिर अपनी जॉब छोड़ के टैक्सी का लोन लिया, टैक्सी ली, और टैक्सी बहुत अच्छे से चलाई। तो जब टैक्सी का डिमांड कम हो गया, बिकॉज ओला उबर आने लग गई, तो इसकी आराम से निकल भी गई, टैक्सी निकाल दी उसने, लोन भी हटा, मतलब पास ऑन कर दिया, और वापस जॉब में लग गया। तो वो भी बहुत अच्छे से फिर उसके घर भी बन गया, विरार में उसने घर खरीद लिया। उसके भी दे गॉट सम मनी आउट ऑफ लैंड जो उन्होंने बेचा, उसके बदले में यहाँ पे उसने छोटा घर खरीदा, उसके लिए भी लोन ले लिया, कुछ पैसे हमने दिए, और घर खरीद लिया उसने। तो उसको इतनी, मतलब बॉम्बे में घर होना बहुत बड़ी बात है, तो घर भी हो गया उसका, उसने उसको किराए पे भी चढ़ा दिया। तो काफी उसकी तो बहुत उसको तो बहुत ब्लेसिंग है, और उसकी मानता भी बहुत है। और यहाँ तक कि उसके घर में उसका एक नेव्यू था, छोटा सा बच्चा, पूरा जल गया था, बच्चा पूरा जल गया था उसके ऊपर। बच्चों ने, गांव में था उस होली के टाइम पे, बच्चों ने डिसइंफेक्टेंट जो अपना होता है वो सारा उसके ऊपर मल दिया था। और उस कोई जलती चिंगारी उसके ऊपर चली गई, तो पूरा बच्चा जल गया। एंड तो ये बहुत रोई कि एक ही बहुत मुश्किल से ये भाई का बच्चा हुआ है, और ये तो मर जाएगा। तो हाँ, हमने इसको जल प्रसाद में मंदिर से लाके दिया था। इसने उसको जाके जल प्रसाद गाँव में जाके उसको पिलाया, बच्चा बिल्कुल ठीक है आज, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बच्चे। यहाँ तक पूरा जल गया था बच्चा नीचे, फ्रॉम नेक डाउनवर्ड्स। तो गुरु जय जी के, जय गुरु जी, उसकी बहुत गुरु। बहुत सारी सत्संग उसके भी हैं। तो ये सिर्फ मानता है, और ना वो कहीं सत्संग में जाती है, सिर्फ हमारे सत्संग में होती है, और मंदिर भी कहाँ जा पाती, तो लेकिन इतनी मानता है, बस मानता है ना। वो शब्द सुनती है, इतना शब्द तो हमारे पास होते हैं, लेकिन सेवा।
सेवा सरेंडर बहुत है, यही हम बोल, बस जय गुरु जी। इतनी मतलब सेवा करो और सरेंडर करो, डायरेक्ट कनेक्शन, और तो कुछ नहीं, बाकी गुरु जी हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना हर पल। वासन अंकल है। थैंक यू पूनम आंटी, आपने सत्संग किया। वासन अंकल, ओवर टू यू। पूनम आंटी ने सत्संग कर लिया है। जय गुरु जी। लगता है वासन अंकल है नहीं, तो गुरु जी से आज्ञा लेके फिर क्लोज करते हैं। ओके। वासन अंकल, मम्मी वो नहीं है। आई थिंक इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम है। जय गुरु जी अंकल। वो नहीं है मम्मी।